थिंक स्क्रीन सभी को विजिबल हो रही होगी। यस मैम। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो किन चीजों की बात कर रहे हैं? एनर्जी की। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि एनर्जी क्या है। तो किसे बोलेंगे हम एनर्जी? जिनके कारण कोई भी मूवमेंट संभव है, राइट? यदि हम 2 मिनट को मान के चलें कि हमारी बॉडी में ऊर्जा नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो क्या कोई भी मूवमेंट्स पॉसिबल है? यदि मसल्स में एनर्जी नहीं है तो कोई भी अंग को हिला पाना भी पॉसिबल नहीं है। तो एनर्जी वो चीज है जो कोई भी चीज में, किसी भी चीज को हम लें, उसमें मोशन देती है। ठीक है। अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखें तो आपके चारों ओर देखें आप कौन कौन से फॉर्म हैं एनर्जी के। आप जहां बैठे हैं उस रूम में भी ढेर सारी एनर्जी है। कोई ऐसा है क्या कि उसके रूम में एनर्जी नहीं है? सभी के में है ना। आजकल इलेक्ट्रिक एनर्जी तो ऐसा है कि वो सभी के रूम में होगी। तो ये सब फॉर्म है। जैसे अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो ये क्या हुई? साउंड एनर्जी। आपके यहाँ लाइट जल रही है या आप मोबाइल पर ज्वाइन किए हैं या लैपटॉप पर ज्वाइन किए, तो वो किस एनर्जी के थ्रू किए हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू। केमिकल एनर्जीज भी होती हैं, ठीक है। लाइट एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है। तो ये एक मेजर फॉर्म हमने लिए हैं कि इतने तरह की। क्योंकि अगर हमको ह्यूमन में एनर्जी किस तरह से वर्क करती है ये समझना, तो हमें पहले ये समझना होगा कि एनर्जी है क्या, है ना। अदरवाइज वही होगा कि एबीसी सीखे बिना और हम कोशिश करेंगे कि एक पेज लिखें या एक सेंटेंस लिखें, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हम थोड़ा सा एनर्जी को डिटेल में देखेंगे। तो इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे और इसकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हम वो देखेंगे। तो इन जनरल जो एनर्जी को मेजर किया जाता है वो जूल में किया जाता है, लेकिन जब ह्यूमन में किया जाता है तो वो किस यूनिट में किया जाता है? कैलोरीज में। तो यहाँ पर एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी कि किसी भी चीज को करने की जो क्षमता है वो किसके थ्रू आती है? एनर्जी के थ्रू आती है। जैसे भी किसी भी चीज का हिलना, किसी चीज का गर्म होना, कहीं पर प्रकाश होना, किसी चीज को सुन पाना, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? एनर्जी पर। अब अभी देखिए, मैं कुछ बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं, सभी सुन रहे हैं ना। कोई ऐसा जो जो नहीं सुन रहा वो थम्स अप करे। तो वो कैसे सुन रहे हैं आप? मैंने कुछ शब्द बोले और वो शब्द बोलने से क्या हुआ कि मेरे सामने जो एयर है इसमें वाइब्रेशन हुए, जो पार्टिकल हैं उसमें वाइब्रेशन हुआ, उन वाइब्रेशन में एक फ्रीक्वेंसी हुई और उनने वेव का रूप ले लिया, जिसको हमने क्या बोला? साउंड वेव। अब ये साउंड वेव को आपके कान से अंदर गई, आपके एयर ड्रम से होते हुए ये टिम्पैनिक और जिसको हम कान का पर्दा बोलते हैं उससे टकराई, और ये जो साउंड एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और ये एज अ इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होके आपके ब्रेन के पर्टिकुलर उस रीजन में गई जहां पर इस सुनने की शब्दों को सेंस दिया जाता है, राइट। पर जब ये पहुंची तो उसको सेंस मिला। अब देखिए, मैं बोल रही हूं और आप तुरंत उसको समझ ले रहे हैं। मतलब सोचिए कि ये जो प्रोसेस है इतनी सारी, ये कितनी फास्ट है। शायद 1 सेकंड भी नहीं लग रहा है। अब यही सपोज मैं किसी और लैंग्वेज में बात करने लगूं जो आप नहीं जानते। मान लीजिए मैं फ्रेंच बोल रही हूँ, आप नहीं जानते हैं, तो आप उसको नहीं अंडरस्टैंड कर पाते। समझ पाते क्या? नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेन का वो हिस्सा है जो सुनने में काम कर रहा है, सुनने समझने में, वो टोटली इमेज बेस है। तो यदि यहाँ मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो उसकी एक इमेज आपके ब्रेन में क्रिएट हो रही है और उस इमेज से आपका ब्रेन समझ पा रहा है या आप समझ पा रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। तो चूंकि जब लैंग्वेज चेंज करते हैं तो वो इमेज नहीं क्रिएट हो पाती है, और जब इमेज नहीं क्रिएट हो पाती तो आप समझ भी नहीं पाते। तो एनर्जी का बेसिक
उपयोग क्या है? किसी भी चीज में मोशन आना, लाइट आना, हीट आना या साउंड आना, ये सारी चीजें एनर्जी है। जो एनर्जी है ये क्या? एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, और इसका रूल क्या होता है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ये इसका एनर्जी का एक रूल है। और इस रूल के हिसाब से क्या कहा जाता है कि किसी भी एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसी रूल के बेसिस पे आज जो साइंस ने इतना एडवांस हो गया है, इतना आगे बढ़ गया है कि वो जैसे सपोज जब किसी रूम में कोई दो व्यक्ति बात करते हैं और मान लीजिए वो बात करके वहां बाहर चले गए, तो उनके बाहर जाने के बाद उन्होंने साउंड एनर्जी का यूज किया ना। बात की मतलब कौन सी एनर्जी यूज हम कर रहे हैं? साउंड एनर्जी। तो उनके जाने के 3 घंटे बाद तक साइंस उस चीज को रिकॉर्ड कर सकता है कि उन्होंने क्या बात की थी। ऐसे इक्विपमेंट्स डेवलप हो चुके हैं और इन्हीं इक्विपमेंट के थ्रू साइंस जो सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोशिश कर रहा है, वो ये कर रहा है कि जब महाभारत हुआ था उसमें जो कुरुक्षेत्र में गीता बोली गई थी कृष्ण जी के द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा, उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश में आज जो है नासा वो लगा हुआ है कि हमको एग्जैक्ट वो गीता मिल जाए। अब उसमें वो कहाँ तक संभव हो गए हैं कि वहां तक जो एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था जिसके मरने पर द्रोण की मृत्यु हुई थी, वो उसकी जो चिंगाड़ है, उसकी जो वॉइस है, वहां तक वो रिकॉर्ड कर चुके हैं। ठीक है, मतलब वहां का जो कोलाहल है, युद्ध होता तो एक कोलाहल होता ना, वो रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेकिन उसमें से एक फाइन ट्यून करना, कुछ निकालना भी पॉसिबल नहीं हुआ है। तो साइंस इतना एडवांस होता जा रहा है, तो इसीलिए जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये क्या कहता है कि कोई भी किसी भी तरह की एनर्जी है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। आप उसको सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं उसमें, कि अगर साउंड एनर्जी है तो उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दें, इलेक्ट्रिक है तो उसको लाइट में कर दें। ये ट्रांसफॉर्मेशन आप एनर्जी का कर सकते हो, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कौन कौन सी होती है? केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलास्टिक और ग्रेविटेशनल। और वहीं जो काइनेटिक होती हैं वो कौन सी होती हैं? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, साउंड और रेडिएट। हाँ, यहाँ पर ये जो जूल है वो जब हम जनरल एनर्जी की बात करते हैं तो उसको किस यूनिट से मेजर किया जाता है? जूल से। अब यहाँ पर जो सामान्य एनर्जी होती है उसके टाइप क्या क्या दिए हैं? काइनेटिक, पोटेंशियल, केमिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल और न्यूक्लियर। तो जो काइनेटिक है वो सिंपल किससे होगी कि जिसमें फ्लो रहेगा, मूवमेंट रहेगा, है ना। जैसे बहते हुए पानी की काइनेटिक एनर्जी को यूज करके उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, फिर जो पोटेंशियल रहेगी तो वो कंडेंस रहेगी और वो बेस्ड रहेगी किसी स्ट्रक्चर की पोजीशन पर। और वहीं पर जो केमिकल रहेगी वो क्या रहेगा कि एटम्स जो केमिकल के आपस में मिलकर रिएक्शन करते हैं और जो एनर्जी जनरेट होती है। जैसे ह्यूमन बॉडी में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या रहती है? एटीपी, है ना। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो एटीपी, एडेनो ट्राइफॉस्फेट, जनरेट करते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी को एनर्जी देती है। केमिकल क्या होगा कि जो केमिकल्स होते हैं वो उनके एटॉमिक बॉन्ड्स, जो एटम्स होते हैं वो आपस में बॉन्ड्स बना के कुछ नया कंपाउंड बनाते हैं, जैसे फ्यूल और फूड एनर्जी। थर्मल क्या होगा कि जिसमें हीट जनरेट होती है। इलेक्ट्रिक, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आपस में मूवमेंट से या एक एनर्जी जनरेट करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल हो गया। न्यूक्लियर मतलब जो एटम में न्यूक्लियस होता है उससे जो एनर्जी क्रिएट होती है।
तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि एक एनर्जी किसी दूसरी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि जब हम टोस्टर यूज करते हैं या ओवन यूज करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है या थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफर, दो वर्ड एनर्जी में हमेशा यूज होंगे। ट्रांसफर क्या होता है कि जब एक जगह से एनर्जी को किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देना। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे हम रिचार्ज वाली चीजें जब लगाते हैं तो उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को उस रिचार्ज वाले सेल में ट्रांसफर कर देते हैं। और एनर्जी का मतलब ही क्या है? पावर या उसके कार्य करने की क्षमता। अब एनर्जी जो है वो कोई भी फिजिकल सब्सटेंस में मोशन करने के लिए होती है, और वो मोशन कितनी कैपेसिटी के साथ होगा ये भी डिपेंड करता है एनर्जी पर। ये देखिए, यंग बच्चे बहुत एनर्जेटिक होते हैं, वो इजीली 10-15 केजी का वेट उठा लेंगे। लेकिन वहीं आप कोई ऐसे व्यक्ति से बोलेंगे जो बहुत ओल्ड एज है, तो उसके लिए शायद वो पॉसिबल 5 केजी का भी ना हो। तो ये इस पर एनर्जी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की एनर्जी है उसमें। जो है मोशन और स्पीड, इन सारी चीजों को डिपेंड करता है कि एनर्जी उसमें कितनी है व्यक्ति में। अब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको के ई से कहा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। जो पोटेंशियल होती है उसको पी ई से बोला जाता है। सामान्य एग्जाम्पल क्या है? जो केमिकल एनर्जी है, तो जितना भी खाना बनता है और फूड, बैटरी में जो बैटरी रिचार्ज होती है वो थर्मल एनर्जी है। तो ये जो बहुत सारे एटम्स आपस में टकरा कर या आपस में जुड़कर जो हीट जनरेट करते हैं वो थर्मल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है कि जब इलेक्ट्रिक या कोई भी जो हमारे गैजेट्स हैं उनको एक गति प्रदान, शक्ति प्रदान करती है। कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास माइक्रोवेव है, तो जब तक हम उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं देंगे तब तक उसमें कुकिंग का पावर नहीं रहेगा। किसी चीज को गर्म करने का पावर या थर्मल एनर्जी क्रिएट करने का पावर नहीं रहेगा। और रेडिएंट होती है कि वो लाइट जो हमको सूरज से प्राप्त हो रही है, जिसको हम सोलर लाइट कहते हैं। अब इसके रिक्वायरमेंट, कंपोजिशन क्या क्या है? तो अब हम आ रहे हैं यहाँ से ह्यूमन में, कि ह्यूमन में एनर्जी किस तरह की होनी चाहिए या होती है या क्या होती है एनर्जी। तो जो ह्यूमन में एनर्जीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। एक होती है आरईई, रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर। ग्रोथ रेट, मतलब नॉर्मल जो उसकी ग्रोथ होती है उस पर उसकी रेट। फिजिकल एक्टिविटी, वो किस तरह से कितनी एक्टिविटी कर पा रहा है। स्ट्रेस, तो यहाँ पर स्ट्रेस में इन्फेक्शन, मतलब किसी भी तरह की बीमारी यदि उस फिजिकल बॉडी में है और उसके बाद वो कितनी एनर्जी को यूज कर पा रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पर डिपेंड करती हैं। तो अब ये जो ह्यूमन की पूरी एनर्जी है वो जो जितना वो खर्च करता है उसको हम किससे शो करते हैं? टीईई से। और ये टीईई में कौन कौन सी चीजें हैं? एक तो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज क्या है जिसको हम पीए से कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा है कि उसके फूड, जो फूड का थर्मल इफेक्ट है वो क्या है, मतलब फूड से वो कितनी एनर्जी प्राप्त कर पा रहा है, जिसको टीईएफ कहते हैं। और उसके बाद उसके जो बॉडी का कंपोजिशन है, मतलब उसकी क्या एज है, वो मेल है कि फीमेल है, वो किस क्लाइमेट में रहता है, हो सकता प्रेगनेंसी है, या मान लीजिए कोई ऐसी मदर है जो लैक्टेशन पर है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो इस तरह से इन सारी चीजों पे डिपेंड करती है ये एनर्जी। तो यहाँ आपको ये सब बहुत, जो टीईई है और ये सब चीजें बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जस्ट आपके एक नॉलेज के लिए दे रहे हैं।
जो एनर्जी है वो RMR, मतलब जब व्यक्ति रेस्टिंग पोजीशन में है तो आर, दो चीजें बहुत यूज होती हैं, एक तो BMR और RMR। तो ये दोनों लगभग सेम चीज होती हैं, इनके टर्म्स अलग हैं। अगर हम RMR बोलते हैं तो वो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट हो जाता है, BMR बोलते हैं तो बेसल मेटाबॉलिक रेट हो जाता है। लेकिन ये दोनों चीजें सेम हैं। और ये क्या चीज है कि ये वो है कि जो व्यक्ति जब रेस्टिंग पोजीशन में है, ठीक है, तो रेस्टिंग पोजीशन में उसकी बॉडी जैसे कि ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, वो ब्रीदिंग कर रहा है, उसके जो सेल्स हैं वो उसमें एनर्जी क्रिएट हो रही है, कुछ सेल डैमेज हो रहे हैं, डेथ हो रही है, कुछ रीजनरेट हो रहे हैं। तो उन सारी चीजों के लिए वो पलकों को ब्लिंक कर रहा है यदि जागती हुई पोजीशन में है तो, या कुछ अंदर से जो हार्ट बीट हो रहा है। तो इन सारी चीजों में, इन सारी चीजों को बनाए रखने के लिए जितने भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के रिलेटेड फंक्शन बॉडी में होते हैं, क्योंकि वो आप करें या ना करें वो ऑटोमेटिक होते रहते हैं। जैसे आपने यदि खाना खाया है तो आप लेटे हैं तो भी वो डाइजेशन तो हो रहा है, स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है वो डिपेंड करना अलग बात है, बट डाइजेशन हो रहा है। तो ये जो सारी एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है BMR या RMR। और दूसरी होती है कि जब आप एक्टिव हैं, मान लीजिए आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, सपोज आप योग कर रहे हैं, तो तब आपके बॉडी में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। जब आप चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, सपोज आप कुकिंग कर रहे हैं, तो वो कितनी है। ये दोनों अलग अलग इसके जो नंबर्स होते हैं या फॉर्मूले होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और इन दोनों के बेस पर ही व्यक्ति की, एक हेल्दी व्यक्ति की जो परिकल्पना की जाती है और ये तय किया जाता है कि उसमें एनर्जी प्रॉपर जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही है। इफेक्ट ऑफ फूड, जिसको हमने TEF कहा है, इसी को हम क्या कह सकते हैं, डाइट इंड्यूस थर्मोजेनेसिस, है ना। ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको भी याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप लोग थोड़ा सा टेंस हो जाएं कि कितनी सारी टर्मिनोलॉजी है ना। आपको तो सीधी सिंपल भाषा में लिखना है, लेकिन आपको समझ आए इसलिए हम इतना डिटेल जा रहे हैं। तो जो ये TEF है या DIT है, ये क्या होती है, जो भी हमने खाना खाया है, फूड इंटेक किया है, उसका डाइजेशन, उसका एब्सॉर्प्शन, उसका ट्रांसपोर्ट होना उसका, और उसको स्टोर होना, इन चारों प्रोसेस में जो एनर्जी लगती है वो कहलाती है TEF। और ये लगभग जो हम पूरे दिन भर में जो एनर्जी को हम कंज्यूम करते हैं उसका 10% होती है। फिर दूसरी होती है एनर्जी जो ग्रोथ में, प्रेगनेंसी में या लैक्टेशंस में लगती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी लगती है कि जैसे जब डेवलपमेंट हो रहा है तो जो सेल डिवाइड हो रही है, सेल्स की ग्रोथ हो रही है, तो ये सारी चीजों में जो एनर्जी लगती है वो भी आती है एनर्जी फॉर ग्रोथ के लिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें किन किन चीजों में हमारे बॉडी में एनर्जी यूज हो रही है। अब फिर आते हैं कि कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स है, जैसे बॉडी कंपोजिशन की, मतलब जो हमारा मसल्स है, बोन है, हर चीजें क्या होती हैं कि वो एक मिनट में, मसल्स, बोन, ये सारी चीजें क्या होती हैं कि इनके जो सेल्स हैं वो लगातार मरते रहते हैं और दूसरे जनरेट होते रहते हैं, तो इन सब में भी एनर्जी लगती है। सेकंड, जब इनमें मूवमेंट होता है तब भी एक बड़ा अमाउंट एनर्जी का लगता है। जैसे अभी मैंने ये फिंगर मूव की, तो क्या ये विदाउट एनर्जी पॉसिबल है? नहीं है। जब तक मेरे मसल्स में एनर्जी नहीं होगी तब तक ये मूव नहीं कर पाऊंगी। आप देखिए कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि जिसकी एनर्जी बहुत ही ड्रेन हो जाती है, तो हम बोलते हैं ना कि वो तो उंगली तक नहीं उठा पा रहा है। तो कोई भी यदि हम मूवमेंट करते हैं तो उसके लिए एनर्जी जरूरी है।
फिर ये डिपेंड करता है कि उसका जेंडर क्या है। तो जो जेंडर पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि जेंडर के हिसाब से मसल्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। तो एनर्जी की जो क्वांटिटी है वो मेल में अलग होगी, फीमेल में अलग होगी। फिर एज पे डिपेंड करती है, जैसे कि जब बच्चा ग्रोइंग पीरियड में होता है तो उसको एनर्जी की सबसे अधिक जरूरत होती है। लेकिन जैसे जैसे ओल्ड स्टेज पे जाते हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाती है और एनर्जी कम मिलने भी लगती है। फिर उसके बाद में वहां का क्लाइमेट कैसा है। यदि मान लीजिए बहुत अधिक गर्म या ठंडा है तो एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगा, और यदि नहीं है तो फिर कम हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स एनर्जी पर डिपेंड करते हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ह्यूमन बॉडी की एनर्जी की, कि ह्यूमन बॉडी के जितनी भी चीजें हो रही हैं वो एनर्जी के बेस पे हो रही हैं। वो सुन रहा है, वो देख रहा है, वो खाने को पचा रहा है, वो ब्रीथ कर रहा है, उसका हार्ट जो है वो धड़क रहा है, उसका खाना जो है वो पच रहा है। जो खाना पचा वो ऑटोमेटिक उसका वेस्ट बॉडी के बाहर जा रहा है, ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड है? एनर्जी पर। तो यहाँ पर दो तरह की एनर्जी मेन होती है, एक तो केमिकल और एक फिजिकल। तो जो केमिकल एनर्जी होती है ये बायोफ्यूल का काम करती है हर एक सेल में। जैसे हमारी कार में होता ना कि यदि उसमें हमने मान लो वो डीजल या पेट्रोल जो भी उसका सोर्स एनर्जी का, मान लीजिए पेट्रोल गाड़ी, और अगर अगर हम उसमें पेट्रोल ना डालें तो वो गाड़ी हमारे कोई यूज की नहीं है। तो ऐसे ही जो ह्यूमन बॉडी की हर एक सेल है उसका फ्यूल क्या होता है? बायोफ्यूल। और ये जो बायोफ्यूल क्या होता है? ग्लूकोज और कुछ अदर चीजें जैसे ऑक्सीजन, जो एक मेन इसके जो फैक्टर हैं। और फिजिकल क्या होती है? थर्मल, मैकेनिकल और अदर। तो जो मैकेनिकल है वो काइनेटिक और इलास्टिक इन दोनों में काम करती है। जैसे कैसे करेगी? जैसे मान लीजिए मैंने इसको मूव किया, फिंगर्स को, ठीक है, ये मूव किया तो क्या हुआ? यहाँ पे एक तो काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुई जिसने ये मूवमेंट में हेल्प किया। दूसरा यहाँ मसल्स में इलास्टिक एनर्जी हुई कि एक तरफ से श्रिंक हुई, दूसरी तरफ से उनमें स्ट्रेच हुई। ये एनर्जी पर पूरी ह्यूमन बॉडी के डिपेंड करता है फंक्शंस। अब फूड से एनर्जी कैसे मिलती है? फूड से एनर्जी जो मिलती है वो एक तो वर्क करने की मिलती है कि आप अपनी बॉडी को मूवमेंट दे सकते हैं और काम कर सकते हैं। थर्मल एनर्जी मिलती है, और तीसरी एनर्जी मिलती है कि जो कि स्टोर करते हैं आप, कि जब आप खाना नहीं खा रहे हैं उस समय उस एनर्जी को आप कंज्यूम करते हैं। जितनी भी ह्यूमन के वर्क हैं, जितने भी कॉग्निटिव टास्क हैं, जितने भी इमोशनल रेगुलेशन है, जितनी भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हैं, ये सब किस पे डिपेंड करती हैं? बायोफ्यूल पर। बायोफ्यूल क्या है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। तो ये इस पर ही डिपेंड करती हैं। और भोजन को, फूड को एटीपी में जो कन्वर्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? मेटाबॉलिक के द्वारा। जो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है ये क्या करती है? जो भी फूड हम इंटेक करते हैं उसको एटीपी में कन्वर्ट करती है। इसके अलावा ये फिजिकल रूप से जितने भी कॉग्निटिव में, जैसे फोकस, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल, वाइटलिटी, तो ये सारी चीजों को ये मैनेज करती है। और अगर हम चाहते हैं कि एनर्जी को हम सेव करें, एनर्जी को स्टोर करें, तो वहां पर बहुत जरूरी है कि हम इसको मैनेज करें, इसका मैनेजमेंट समझें, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ये यहाँ पर एक टेंटेटिव दिया है कि कितने वॉट एनर्जी किसके लिए लगती है। जैसे हम एक्सेल करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, फिर उसके बाद फिंगर मोशन करते हैं, अगर पैर को ऊपर उठाते नीचे हैं, आर्म में किसी तरह का मोशन करते हैं, या हार्ट हमारा जो ब्लड को प्रेशर के साथ पुश करता है आर्टरीज में, ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड वेसल्स में, तो ये एक टेंटेटिव एनर्जी दी है।
अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जितनी भी जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है ह्यूमन बॉडी में, वो सब क्या किस चीज के लिए होती है? एटीपी को जनरेट करने या एनर्जी को जनरेट करने के लिए। अब यहाँ पर फ्यूल के रूप में क्या लिया जाता है? भोजन। और भोजन में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, और वो केमिकल चेंजेस होके जो सेल होती है ह्यूमन सेल, उसमें ये जाता है। जैसे शुगर ह्यूमन सेल में किसमें? ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा भोजन। ये ग्लूकोज ह्यूमन सेल के अंदर जाता है। ह्यूमन सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक माइक्रो ऑर्गन होता है, जिसको कि उस सेल का पावर हाउस कहा जाता है। तो जब ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लाइकोजन या ग्लूकोज, इसके जब जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ एक केमिकल रिएक्शन करता है, और जिससे एटीपी या एनर्जी जो है वो निकलती है, और ये एनर्जी जो ह्यूमन है वो यूज करता है। तो ये प्रोसेस लगातार हर एक सेल के साथ चलती जाती है। इसीलिए आप देखिए, जो डायबिटिक पर्सन होते हैं, जब उनकी डायबिटीज बहुत बढ़ जाती है तो वो बहुत लेथार्जिक हो जाते हैं, वो बेड से उठ भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर शुगर नहीं जा रही है, ग्लूकोज को वो ब्लड में तो है लेकिन सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है ना। और जब सेल के अंदर नहीं जा पाएगा तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा तो एनर्जी जनरेट नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये एक साइकिल जो है चलता रहता है। और यहाँ पर ऐसा बोला है कि नींद के दौरान भी जो ह्यूमन है वो 2415 से लेकर 83 जो रहता है वो वॉट नींद के दौरान लेता है, और जब वो फिजिकल एक्टिव होता है तो लगभग 2415 वॉट तक उसमें एनर्जी रहती है। तो यहाँ पर अगर ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 4 तरह की एनर्जी होती है। एक तो फिजिकल, जो उसके बॉडी के मूवमेंट के लिए जरूरी है। एक इमोशनल, कि जो उसकी भी मेंटल स्टेटस है, उसके मूड है, उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके जो इमोशंस है, वो सारी चीजें इसमें रहती हैं। फिर मानसिक, मेंटल, मतलब जितनी भी वो चीजें करता है, जैसे मैथ सॉल्व करता है, पजल सॉल्व करता है, मेडिटेशन करता है, तो जितनी भी किसी चीज पे ध्यान, अटेंशन, अपना पूरा ध्यान को फोकस करके हम चीजों को करते हैं, वहां मेंटल एनर्जी लगती है। और स्पिरिचुअल, तो ये अक्सर जो अपने अंदर की एनर्जी को पहचानने के लिए व्यक्ति एनर्जी को कंजम्पशन करता है, वो स्पिरिचुअल होती है। फिर उसके बाद एनर्जी एक्सचेंज, तो ये जो ह्यूमन बॉडी होती है वो एनर्जी को यूज तो करती है, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करती है, पूरे एटमॉस्फेयर के साथ उस एनर्जी को ट्रांसफर भी करती है, एक्सचेंज भी करती है। और यही एक्सचेंज के कारण जो ह्यूमन बॉडी के चारों ओर एक एनर्जी फील्ड बन जाती है, जिसको हम ऑरा कहते हैं। अगर ये एनर्जी एक्सचेंज ना हो तो ये फील्ड भी क्रिएट नहीं होगी। फिर मैनेजमेंट एंड स्टेबिलिटी, तो यहाँ पर अपनी एनर्जी की लेवल बनाए रखने को ये बहुत अधिक आवश्यक है कि वो मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक तीनों स्थिरता के साथ रहे, तो जिससे कि बहुत लंबे समय तक वो एनर्जी को मेंटेन कर सके। कंटिन्यू करें कि यहाँ से कर लें एनर्जी एंड ह्यूमन लाइफ, बस और ले लेते हैं, है ना। हाँ जी मैम, अभी तो 11:50 हाँ, थोड़ा सा और। अब हम देखेंगे कि जो एनर्जी का ह्यूमन लाइफ से क्या क्या रिलेशन है। तो एनर्जी जो है ह्यूमन की बॉडी में किस तरह से एंटर करती है? फूड के द्वारा। अब वो फूड में कैसी होती है? केमिकल एनर्जी होती है। किस फॉर्म में होती है? कार्बोहाइड्रेट, फैट या कोई अदर फॉर्म में। और ये जो एनर्जी है ये ह्यूमन बॉडी में जाती है और क्या क्रिएट करती है? एटीपी करती है, और साथ में कुछ एटीपी जब बनता है ऊर्जा,
तो उसके साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जनरेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जिसको ये बॉडी के हीट होती है उसके साथ। तो इन तीनों चीजों को ये बॉडी के बाहर निकाल देती है और ये जो प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब हम देखेंगे कि जो ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग एनर्जी की क्या डेफिनेशन है। तो ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है कि वो जितनी भी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक क्रियाओं की जो भी उसमें वो एनर्जी, जो भी जिन चीजों के कारण कर पाता है वो एनर्जी है। यदि एनर्जी नहीं है तो ये सारी चीजें करना उसके लिए संभव नहीं है। इवन बिना एनर्जी के आप कितना भी न्यूट्रिटिव या हेल्दी डाइट ले लें, लेकिन उसको कन्वर्ट करना, उसको एब्जॉर्प्शन करना, उसको पोषक तत्वों में छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो जितनी भी ह्यूमंस में एक्टिविटी है वो जिस सोर्स से चलती हैं वही चीज एनर्जी कहलाती है। नेक्स्ट है, अब इसमें जो एस्पेक्ट क्या है, फिजिकल एनर्जी है जो किसमें यूज होती है, मेटाबॉलिज्म में, और जो केमिकल एनर्जी एज अ फूड हमने इंटेक की है उसको ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देती है, जिसको शॉर्ट में एटीपी कहते हैं, और ये एटीपी ही पूरी बॉडी को एनर्जी देता है। फिर मेंटल और इमोशनल, तो जितनी भी हम किसी चीज पे फोकस करते हैं, किसी चीज में हम बहुत खुश होते हैं या बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तो ये जो इमोशन होते हैं ये भी हमारी एनर्जी को अफेक्टेड करते हैं। और बहुत सारी कलेक्टिव या सोशल एनर्जी, ये किस तरह काम करती है आप देखिए, जैसे मान लीजिए यदि आप कोई बहुत मुश्किल में है और अगर फैमिली के 3 मेंबर आपके सपोर्ट में खड़े हो गए तो आप वो बहुत डिफिकल्ट टास्क भी ना बहुत इजी कर लेंगे। और अगर सब अपोज कर रहे हैं तो आप देखिए आपके लिए वो टास्क करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इस तरह से ये कलेक्टिव और सोशल एनर्जी काम करती है। अब इसके जो मेजरमेंट और कंपोजिशन क्या है, तो कैपेसिटी ऑफ एक्शन, तो ये जितनी भी मूवमेंट्स हैं उसके लिए ये एनर्जी काम करती है और ये ह्यूमन में क्रिएटिविटी को डेवलप करती है, उसके वाइटल फोर्स को बढ़ाती है। क्रिएटिविटी आपकी एनर्जी से ही इफेक्टेड होती है। यदि किसी दिन आपको, किसी व्यक्ति को मान लीजिए फीवर है तो वो उसकी एनर्जी लो है तो उसके साथ वो कभी भी क्रिएटिविटी नहीं कर पाएगा। तो जो क्रिएटिविटी है वो एनर्जी की प्रेजेंस में ही डेवलप होती है। फिर इसके बाद ह्यूमन पावर, मतलब वो कितनी शक्ति से काम कर रहा है, जैसे उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, वो दौड़ रहा है, चल रहा है, साइकिल चला रहा है, तो वो सारी एक्टिविटीज वो कितनी शक्ति के साथ कर रहा है। और सबटल एनर्जी, मतलब ये अक्सर कॉन्शियसनेस से रिलेटेड होती है और इसमें इमोशन और स्पिरिचुअल दोनों एनर्जी इसी के अंतर्गत आती है। इनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कि इनका मैनेजमेंट करने के लिए, क्योंकि ये सब एक दूसरे से भी प्रभावित होती हैं, तो जितनी फिजिकल एनर्जी है ये फिजिकल एनर्जी सारे नर्व में, मसल्स में काम करती है, जिसके कारण बॉडी मूवमेंट कर पाती है। और जो स्थिरता, मतलब रेस्टिंग पोजीशन में है, तो रेस्टिंग पोजीशन में जो सेल और नर्व्स और जो मसल्स हैं वो रेस्टिंग पोजीशन में होने के कारण उस एनर्जी का कंजम्पशन कम हो जाता है या रुक जाता है, जिसके कारण अंदर हीलिंग और रिपेयरिंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए ह्यूमन बॉडी को ये बोला गया है कि जब भी हम हेल्दी लाइफ स्टाइल की बात करते हैं तो हमेशा ये बात जरूर करते हैं कि 6 से 8 घंटे की नींद हो। नींद क्योंकि एक रेस्टिंग ही समय है। तो जो ह्यूमन एनर्जी है वो क्या क्या हो जाएगी, फूड एनर्जी हो जाएगी, फिर बेसल मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने की, ब्रेन मेटाबॉलिज्म, थर्मो रेगुलेशंस हो जाएगा, इम्यून एक्टिविटी हो जाएगी, बॉडी ग्रोथ हो जाएगी और फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी। तो ये सारी चीजों में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर एक रेशो दिया गया है कि जैसे फूड एनर्जी है 7% होगी, फिर बेसल मेटाबॉलिज्म है ये सबसे ज्यादा रहेगा। तो इस तरह से ये एक परसेंटेज दिया है, ये जो टेंटेटिव है, ये हर व्यक्ति में डिफरेंट हो सकता है,
लेकिन एक ये स्टैंडर्ड स्केल ये दिया हुआ है। अब जो ह्यूमन होते हैं उनको भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन में मेन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। और इनमें क्या होता है कि जब मेटाबॉलिज्म होता है, जब खाना खाते हैं, तो उससे जो है एटीपी जनरेट होता है, जो कि हर सेल के पावर हाउस को पावर देता है। और ये मेटाबॉलिक जो एटीपी है, ये जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो ये बॉडी को मूवमेंट देता है। और ये जो टोटल डेली एनर्जी का कितना एनर्जी खर्च हो रही है एक पूरे दिन भर में, उसको हम कहते हैं TDEE। तो ये एक पूरे दिन भर की जो हमारी 24 घंटे की लाइफ स्टाइल है, उसमें जो हम एनर्जी को कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, ये उसका रिकॉर्ड होता है। और वहीं पर जो 3 मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, BMR के नाम से हम जिसको जानते हैं। दूसरा थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, जिसको हम TEF के नाम से जानते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी एक्सपेंडिचर, जिसको हम AEE के नाम से जानते हैं। ये 3 जो चीजें होती हैं, ये तीनों मिलके ही जो है वो TDEE बनाएंगे। पर इसके कंपोनेंट क्या हैं, कि वो एनर्जी का सोर्स क्या है, वो कैसे करता है। तो वो जो खाना खाता है उसमें जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सिंपल एटम्स में ब्रेक डाउन होते हैं और ऑक्सीजन के साथ मिलकर एनर्जी को क्रिएट करते हैं और फैट के रूप में स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, और जो स्टोरिंग एनर्जी का जो सोर्स है वो फैट होता है। अब यहाँ पर जो एनर्जी करेंसी है, जिससे हम एनर्जी का जो नाम बोलते हैं वो यहाँ पर बोलते हैं ATP। तो जो फूड का केमिकल एनर्जी, जिससे हमको केमिकल एनर्जी मिली, तो इस केमिकल एनर्जी को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करना, ये होता है ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। और फिर इसको स्टोर करना, मतलब ये लीवर में स्टोर होती है फैट या ग्लाइकोजन के रूप में, जो जल्दी यूज होती है। मान लीजिए 24 घंटे में जो एनर्जी स्टोर हुई वो नेक्स्ट 24 घंटे में उसको बर्न आउट भी हो गया, उसका यूज भी हो गया, ठीक है। और कुछ ऐसी होती है कि जो लंबे समय से डिपॉजिट है लेकिन वो बर्न आउट नहीं हो रही, उसका यूज नहीं हो रहा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? फैट में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर जो हमने एनर्जी एक्सपेंडिचर पढ़ा था, तो जो पूरे दिन का है वो क्या था? TDEE। और यहाँ पर इसमें कौन कौन से 3 फैक्टर थे? एक तो मेटाबॉलिज्म, फिर एक थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, और एक फिजिकल एक्टिविटी एनर्जी। तो यहाँ पर हमने ये 3 से पढ़ा था। पिछली स्लाइड में जो फिजिकल एक्टिविटी एनर्जी एक्सपेंडिचर है उसमें शायद P में टाइप करना भूल गई हूँ, वहां AEE है, लेकिन उसका सही क्या है? PAEE। उसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो पूरी 24 घंटे की लाइफ स्टाइल है उसमें कोई भी ह्यूमन जितनी भी एनर्जी को यूज करता है, जितनी भी ऊर्जा की खपत करता है, वो क्या होता है? उसका डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, जिसको हम TDEE से बोलते हैं, मतलब टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। अब इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब जब वो रेस्टिंग पोजीशन में है तो उसकी जो ऑटोनॉमिक उसकी बॉडी में फंक्शन है, उसमें वो कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, ये हो गया उसका BMR। फिर होता है उसका TEF, मतलब थर्मल इफेक्ट ऑफ फूड, जो वो खाना खा रहा है एज ए केमिकल एनर्जी के रूप में,
वहां से मेटाबॉलिज्म होके और उसको एटीपी तक कन्वर्ट होने में कितनी एनर्जी यूज हो रही है, कि उसका डाइजेशन हो रहा है, फिर उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर उसका एक्सक्रीशन हो रहा है, तो वो सब में जो एनर्जी लगती है वो किसके अंतर्गत आ जाती है, TEF। और फिर लास्ट होता है PAEE, फिजिकल एक्टिविटी एनर्जी एक्सपेंडिचर। क्योंकि जो बेसल में हमने किया था, BMR में, वो हमने किस में किया था, जो कितनी एनर्जी कंजम्पशन हो रही है वो ड्यूरिंग रेस्ट पोजीशन। लेकिन ये जो थर्ड पॉइंट है, इसमें हम जो एक डेली लाइफ स्टाइल में जो हमारी बॉडी के जितनी भी मूवमेंट्स होते हैं और उन सब मूवमेंट्स के दौरान जो एनर्जी हम उपयोग में करते हैं, वो आ जाती है फिजिकल एक्टिविटी एनर्जी एक्सपेंडिचर। और ये डिफर हो सकती है पर डे की, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि सेम हो। किसी दिन व्यक्ति मान लीजिए बहुत अधिक काम करता है, किसी दिन हो सकता है वो कम करे, तो ये हमेशा जो है वो वेरिएबल रहेगी, बदलती रहेगी। टाइप ऑफ एनर्जी हम बाद में लेते हैं। ऋतु जी। मैम आजकल इसमें आ रहा है ऑटो इम्यून डिजीज, हम्म। तो वो इसी से लिंक है कि हमारा मेटाबॉलिज्म खराब है या कुछ है उसकी वजह से। ऑटो इम्यून डिजीज होता है कि जो बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं कि जो ऑटोमेटिक इम्यूनिटी जिसे खाने में है। मान लीजिए हमने जो खाना खाया तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा कि उस खाने का जो इन्फेक्टिव पार्ट होगा या उसके साथ जो इन्फेक्शन चला हो गया, मतलब जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया या माइक्रोब्स चले गए, उनको तुरंत डिस्ट्रॉय कर देगा। तो क्या होगा कि वो इम्प्रूव नहीं होंगे, तो वो डिजीज नहीं होगी। ठीक है ना। लेकिन जब ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है तो उसमें ये प्रोसेस स्लो हो जाती है या बंद हो जाती है या कम हो जाती है। तो क्या होता है कि जैसे सपोज हम खाना खा रहे हैं, हम डेली कुछ ना कुछ माइक्रोब्स तो ले ही रहे हैं खाने में। अब उसमें मान लीजिए हार्मफुल माइक्रोब्स हम लेते जा रहे हैं और वो जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, डेफिनेटली अंदर इन्फेक्शन या जिस तरह के भी हार्मफुल माइक्रोब्स होंगे उनसे हमारी बॉडी जो है वो इफेक्टेड होगी और बीमार होगी। तो मैम ये अभी ऑटो, बोले, अभी ज्यादा सुनने में आने लगा, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि अभी व्यक्ति की इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हो रही है ना, उसका जो लाइफ स्टाइल है, उसका जो खाना पीना है। क्योंकि इम्यूनिटी को, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको भी तो डेवलप होने, हेल्दी रहने के लिए सबसे ज्यादा उसके लिए क्या जरूरी होती है, नींद, रेस्ट। और आजकल देखिए जो यंग जनरेशन है उसका तो ज्यादातर यही चल रहा है कि रात में काम हो रहा है, दिन में सो रहा है। तो वो जो इम्यूनिटी सोने, क्योंकि हमारी बॉडी की सर्केडियन क्लॉक वही है, तो जो चीजें रात में हिलअप होती हैं, रात में इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, वो आप दिन में उतना ही, मान लीजिए आप 6 घंटे रात में सोते, 6 घंटे दिन में, तो 6 घंटे दिन में सोने में आपको बॉडी को रेस्ट मिल गया, लेकिन जो इम्यूनिटी बूस्टअप होनी थी वो नहीं हुई।